खौफनाक हवेली। चैप्टर 3। क्या सच में अभिजीत लौट आया था? क्या उसकी शक्ल में कोई बहरूपिया था? अगर वह अभिजीत ही है तो जिंदा कैसे बचा? राजा ने तो उसे मार दिया था। ऐसे बहुत से सवाल वहां के लोगों के दिलों में थे। वहां के लोग अभिजीत सवाल से कर रहे थे। आखिरकार अभिजीत ने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा, सभी लोग शांत हो जाओ। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, यहाँ क्यों आया हूँ, सब बताता हूँ, बस आप लोग शांति बनाए रखें और मेरी बात को ध्यान से सुने। मैं कोई बहरूपिया या अभिजीत का हमशक्ल नहीं है। मैं ही आपका अभिजीत हूँ। मैं मरा नहीं, जिंदा हूँ। बहुत कोशिश की मौत ने मुझे मारने की, लेकिन आप सभी का प्यार दुआ मुझे मौत के मुंह से वापस छीन कर लाए। सभी लोग हैरत में पड़ जाते हैं। अभिजीत से सवाल करते हैं, भैरव सिंह, राजा ने तो तुम्हें जान से मारकर नदी में फेंक दिया था, आखिर तुम जिंदा कैसे बचे? किसने तुम्हारी जान बचाई? आखिर क्या हुआ था उस वक्त? अभिजीत कहता है, राजा ने मुझे मरा हुआ समझकर नदी में फेंक दिया था, लेकिन मैं जिंदा था। मेरी सांसें चल रही थी। मैं पूरी तरह से घायल था, बेहोश हो गया था। जब होश आया तुम खुद को यहाँ से बहुत दूर एक गांव में पाया। कुछ अच्छे लोग मेरा इलाज कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा, कौन हो आप लोग और मैं यहाँ कैसे आया? तो उन लोगों ने कहा, हम मछुआरे हैं, मछलियाँ पकड़ने हम अपनी नाव लेकर नदी में गए थे। हमें तुम नदी के तेज बहाव में बहते हुए दिखाई दिए। हमने तुम्हें नदी से बाहर निकाला। तुम्हारी नफ्स देखी तो चल रही थी, लेकिन तुम्हारा शरीर पूरी तरह घायल हो चुका था। हमने तुम्हें वहां से यहाँ लेकर आए और तुम्हारा इलाज किया। तुम्हारे जिस्म से बहुत खून बह चुका था। भगवान का शुक्र है कि तुम्हारी जान बच गई। काफी महीनों तक मैं वहाँ रहा। उन लोगों ने पूरी शिद्दत से मेरी देखभाल की। मैं जैसे ही ठीक हो गया, मेरा इलाज किया, वैसे ही यहाँ आ गया। मैं अपनी मोहब्बत को लेने आया हूँ। अब दुनिया की कोई भी ताकत मुझे वनिता से मिलने से रोक नहीं सकती। मैं किसी भी कीमत पर उसे अपना बना लूंगा। अब मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। अभिजीत वहाँ के लोगों से पूछता है, कहाँ है मेरी वनिता? कैसी है वह? किस हाल में है? लोग कहते हैं वनिता अभी भी राजा के चंगुल में फंसी है। राजा ने उसे अपनी हवेली में कैद कर रखा है। जब से राजा वनिता को उठा ले गया है तब से किसी ने उसे नहीं देखा। वनिता के माँ बाप हर रोज राजा के पास जाकर वनिता की रिहाई की गुहार लगाते हैं, लेकिन बेरहम राजा, उसने कभी उन्हें वनिता से मिलने तक नहीं दिया। बहुत तकलीफ में है बेचारे। उनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। वह बस भगवान से प्रार्थना करते हैं जी जल्द से जल्द उनकी बेटी वनिता उनके पास लौट आए। इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं बेचारे। वनिता पर हुए जुल्म सुनकर अभिजीत गुस्से से लाल हो जाता है। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। भैरव सिंह की हवेली की तरफ निकल पड़ता है। अभिजीत वक्त न गवाते कुछ ही समय में अभिजीत हवेली के करीब पहुंच जाता है। राजा की सेवक अभिजीत को जिंदा देखकर हैरान हो जाते हैं। वह जल्दी से जाकर ये खबर राजा तक पहुंचाते हैं। राजा भी हैरान हो जाता है। अभिजीत हवेली के अंदर दाखिल होता है और राजा के सामने जाकर खड़ा होता है। राजा पूछता है, कौन हो तुम? कोई बहरूपिया हो या अभिजीत का कोई हम शक्ल हो? अभिजीत कहता है, ना मैं बहरूपिया हूँ, ना ही मैं कोई हम शक्ल हूँ, मैं अभिजीत ही हूँ। राजा कहता है, तुम अभिजीत कैसे हो सकते हो? अभिजीत को तो मैंने अपने हाथों से मौत के घाट उतारा था। अभिजीत कहता है, मैं वही अभिजीत हूँ जिसे आपने मौत के घाट उतारा था, लेकिन कुदरत ने मुझे मरने नहीं दिया। तुम्हारा काल बनकर कुदरत ने मुझे भेजा है। तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। ये सुनकर राजा जोर जोर से हंसने लगा। तू मेरी मौत की वजह बनेगा? तेरी क्या औकात है जो मेरी जान ले सके? एक बार मेरे हाथ बच गए हो आप, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें भी वनिता के पास भेज दूंगा। अभिजीत राजा से कहता है, मतलब क्या है तुम्हारा? कहाँ है मेरी वनिता? क्या किया है तुमने उसके साथ? अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। राजा कहता है, मर गई हो। मुझे मारने की कोशिश कर रही थी, मैंने मार डाला उसे और इसी हवेली में दफना दिया। किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी कि वनिता मर चुकी है। अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें भी अब उसके पास भेज देता हूँ। ये सुनकर अभिजीत घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ता है और जोर जोर से रोने लगता है। उस पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा था। वह जोर जोर से रोने लगा, अपना सर जमीन पर पटकने लगा। राजा भैरव सिंह मौके का फायदा उठाते हुए पास में पड़ी शमशीर उठाकर अभिजीत के पीठ पर वार करता है। शमशीर की धार अभिजीत की पीठ को चीरते हुए अंदर गहराई तक जाती है। अभिजीत की पीठ से खून बहने लगता है। अचानक हुए हमले से अभिजीत खुद को संभाल नहीं पाता। राजा भैरव सिंह दूसरा वार अभिजीत के कंधे पर करता है। इसी तरह राजा अभिजीत पर बहुत सारे वार करता है। अभिजीत का सारा बदन लहूलुहान हो जाता है। अभिजीत ने राजा को खत्म करने की कसम खाई थी। बदन के जख्मों से अभिजीत के दिल के जख्म बहुत ही ज्यादा गहरे थे। अपनी बची कुची हिम्मत जुटाकर अभिजीत अपने पैरों पर खड़ा होता है। राजा इस सबसे गाफिल था। अभिजीत वक्त न गवाते हुए राजा के हाथ से शमशीर छीन लेता है। अलग कर दिया था और एक ही बार में राजा की गर्दन धड़ से राजा के गर्दन से खून का फुवारा बहने लगता है। मौके पर ही राजा दम तोड़ देता है। राजा के सैनिक को कुछ समझ नहीं आता कि अब क्या करें। सभी सैनिक अभिजीत की ओर दौड़ पड़ते हैं। अभिजीत अपनी जान बचाते हुए भागने लगता है हवेली के दरवाजे की तरफ। सैनिक होने के कारण अभिजीत हवेली से बाहर नहीं जा पाता। वह अपनी जान बचाते हुए हवेली के एक कमरे में छुप जाता है। वह बारूद का कमरा था। सैनिक कमरे के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं और अभिजीत को बाहर आने की हिदायत देते हैं। अभिजीत समझ जाता है कि आज उसकी जान नहीं बचेगी। वनिता की मौत के कारण उसकी भी अब जीने की
चाहत खत्म हो चुकी थी। वह वनिता को याद करता है। वह मन ही मन में तय करता है कि जीते जी हम एक नहीं हो पाए, पर शायद मौत के बाद ही हम एक हो जाएंगे। मेरी वनिता, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। अभिजीत तय करता है, आज मैं खुद को मिटा लूंगा लेकिन सबको लेकर मरूंगा। ये सभी मेरे वनिता के मौत के जिम्मेदार है। किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सभी को मौत के घाट उतार दूंगा। लेकिन कैसे? अभिजीत सोच ही रहा होता है कि उसकी नजर दीवार पर लगे हुए मशाल की तरफ जाती है। अभिजीत दीवार से मशाल निकाल लेता है और बारूद में आग लगा देता है। जैसे ही बारूद में आग लगती है, एक बहुत बड़ा धमाका होता है। वह कमरा और उसके आसपास की सभी चीजें जलकर खाक हो जाती है। सारे सैनिक और अभिजीत भी इसी आग में जलकर राख हो जाते हैं। धमाके की आवाज से सारे गांव वाले इकट्ठा होते हैं। हवेली पूरी तरह से आग के हवाले हो चुकी होती है। सारे गांव वाले मिलकर आग बुझाने लगते हैं। बहुत मशक्कत के बाद वह आग पर काबू पा लेते। हवेली के अंदर जाकर वह मुआयना करते हैं। हवेली की सारी चीजें बर्बाद हो चुकी होती है। राजा भी वहां मरा पड़ा हुआ होता है। भैरव सिंह को मरा हुआ देखकर सारा गांव खुश होता है। उनकी बरसों की तमन्ना आज पूरी हो चुकी थी। गांव वाले अभिजीत की तलाश करने लगते हैं। अभिजीत तो उनको मिलता नहीं, बस उस बारूद वाले कमरे से अभिजीत की कुछ चीजें मिलती है। वह इसी बात से अंदाजा लगाते हैं कि अभिजीत अब जिंदा नहीं है। राजा को मारते मारते उसने अपनी जान भी कुर्बान कर है। अभिजीत की मौत पर गांव वालों को बहुत दुख होता है। वनिता की माँ बाप वनिता की भी तलाश करने लगते हैं। वह पूरी हवेली छान मारते हैं लेकिन उन्हें वनिता कहीं नहीं मिलती। वह यह मानकर चुप बैठ जाती है कि हवेली में लगी आग में वनिता भी जलकर खाक हो गई। सारे गांव वाले मिलकर अभिजीत और वनिता का अंतिम संस्कार करते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। सारा गांव खुशियां मनाने लगता है। गांव से गम के बादल हट चुके थे। गांव में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां थी। लगता है पूरी तरह से भैरव सिंह का भैरव नगर गांव से नामो निशान मिट चुका था। उसकी अत्याचार का सिलसिला खत्म हो चुका था। उसके जुल्मों से सारे गांव को रिहाई मिल चुकी थी। क्या सच में भैरव नगर गांव में खुशियों का मौसम आया था या कोई बड़ा तूफान आने का यह अंदेशा था? गांव वाले मिलकर एक शख्स को राजा बनाते हैं। उसका नाम होता है रोहित सिंह। रोहित सिंह भैरव नगर गांव का नया राजा बन जाता है। रोहित सिंह एक बहुत ही बेहतर इंसान था। रोहित सिंह हवेली की मरम्मत करवा कर वहां रहने लग जाता है और हवेली से ही अपना शासन करने लगता है। कुछ महीनों तक रोहित सिंह बहुत अच्छी तरीके से शासन चलाता है। सारे गांव वाले भी राजा रोहित सिंह से बहुत खुश होते हैं। अचानक से राजा रोहित सिंह के राजपाट को नजर लग जाती है। राजा रोहित सिंह बहुत बीमार पड़ जाते हैं। बहुत से हाकिम इलाज के लिए आती है लेकिन कोई भी हाकिम रोहित सिंह राजा को ठीक नहीं कर पाता। आखिर उसे क्या हुआ है ये तक नहीं मालूम ना हुआ। कुछ ही समय में रोहित सिंह राजा की मौत हो जाती है। दूसरा राजा गद्दी पर बैठता लेकिन उसकी भी इसी तरह मौत हो जाती है। ऐसे ही न जाने कितनी राजाओं की मौत हो जाती है। जो भी भैरव नगर गांव का राजा बनता उसकी मौत हो जाती है। मौत का सिलसिला जारी था। अब कोई भी भैरव नगर गांव का राजा बनने के लिए तैयार न था। भैरव नगर गांव में आफतें आनी शुरू हो। गांव में एक बीमारी फैल जाती है और इस बीमारी में लोगों की मौत होने लगती है। ये बीमारी पूरे गांव में फैलने लगती है। गांव वालों को ये लगता है कि भैरव राजा की आत्मा ये सब कर रही है। भैरव सिंह राजा सभी गांव वालों से अपनी मौत का बदला ले रहा है। दिन ब दिन बीमारी कहर करती है। आधे से ज्यादा गांव वालों की मौत हो जाती है। बचे गांव वाले डर के मारे भैरव नगर गांव को छोड़कर भाग जाते हैं। सारा गांव खाली हो जाता है। अब कोई भी उस गांव में नहीं रहता। सारा गांव वीरान हो जाता है। बहुत से लोग वहां रहने की कोशिश करते हैं लेकिन उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। भैरव नगर भूतिया गांव कहलाने लगता है। डर के मारे वहां किसी की जाने की हिम्मत नहीं होती। भैरव नगर के वीरान होने का फायदा आसपास के चोर दिक्कत उठाते हैं। भैरव नगर में अपना डेरा जमा लेते हैं। चोरी करके सारा माल भैरव नगर में लाकर छुपाते हैं और वही छुपे रहते हैं। काफी समय तक चोर दिक्कत भैरव नगर का अपना अड्डा बना लेते हैं। एक दिन रात के समय 10 से 12 चोर चोरी करके भैरव नगर गांव में आकर छुप जाते हैं। उसमें से कुछ चोर हवेली के अंदर जाते हैं। काफी समय गुजर जाता है लेकिन वह बाहर नहीं आते। बाकी के चोर उन्हें ढूंढने के लिए हवेली के अंदर जाते हैं। हवेली के अंदर जाते हैं। हवेली का दरवाजा बंद हो जाता है। सभी चोर डर जाते हैं। वह हवेली का दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन हवेली का दरवाजा खुलने का नाम नहीं लेता। वह बहुत ही डर जाते हैं। धीरे धीरे वह आगे बढ़ने लगते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे उन्हें कुछ आवाज सुनाई दे रही थी। बहुत ही डरावनी खौफनाक आवाज ही थी। डर के मारे चोरों का पूरा बदन का कांपने लगा था। थोड़े आगे जाते ही उन्हें अपने साथियों की लाशें दिखाई देती है। बहुत ही बुरी तरीके से उनके साथियों की मौत हो चुकी थी। उन्हें समझ नहीं आता आखिर किसने उनके साथियों को इतने बेरहम तरीके से मारा कि डर के मारे उनका बुरा हाल था। तभी उन्हें अचानक एक तलवार हवा में दिखाई देती है और उनकी तरफ बढ़ने लगती है। सभी बहुत डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। वह तलवार उनका पीछा करने लगती है और एक एक करके सभी के सर धड़ से अलग कर देती है। अचानक वह तलवार हवा में कैसे आई? क्या भैरव सिंह राजा की आत्मा ये सब कर रही थी? क्या मरने के बाद भी राजा का अत्याचार खत्म नहीं हुआ था? 10 साल का वक्त गुजर जाता है लेकिन ये रहस्यमयी मौत का सिलसिला जारी ही रहता है। जो भी उस गांव में जाता जिंदा वापस नहीं आता। भैरव नगर गांव ने न जाने कितनी मासूम लोगों की जान ली। इन 10 सालों में बहुत कुछ बदल जाता है। गांव अब शहर में तब्दील हो चुके था। हर तरफ उन्नति का आलम। बड़ी बड़ी इमारत ही बन चुकी थी। चारों ओर विकास हो चुका। लेकिन भैरव नगर गांव अभी भी वहीं रुका था। जैसे समय ही रुक गया हूँ।
भैरवनगर गांव की ऐसी हालत हो चुकी थी। आगे की कहानी के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।